रामचरितमानस पर 22 जनवरी को आए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर बीते एक हफ्ते से सबकी नजर अखिलेश यादव पर थी। सवाल किया जा रहा है कि अखिलेश यादव का स्टैंड क्या है। आज इस सवाल पर अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है। सुबह स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात, फिर पीतांबर देवी मंदिर में महायज्ञ में शामिल होने के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा हम सबको शूद्र समझती है। अखिलेश यादव ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि जो व्यवस्था भाजपा दूसरों के लिए बना रही है, समय बदलने पर उसके लिए भी यही व्यवस्था हो सकती है। अखिलेश यादव ने सपा में स्वामी प्रसाद मौर्य का कद बढ़ने का भी संकेत दिया है। विवादों के स्वामी को अखिलेश का शूद्र समर्थन। स्वामी का बचाव, भगवा ब्रिगेड से टकराव। बीजेपी के लोग पिछड़ों को शूद्र, दलित को शूद्र मानते हैं। बीजेपी के लोग हम सबको शूद्र मानते हैं। अखिलेश यादव का भगवा ब्रिगेड को शूद्र संदेश। स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस पर दिए बयान को लेकर सियासत के पटल से उठ रहे सवालों पर दो टूक जवाब है। अखिलेश यादव ने सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव भर नहीं किया, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि समाजवाद की सियासत में स्वामी प्रसाद मौर्य की जिम्मेदारी बड़ी होने वाली है। उनको ये तकलीफ है कि हम उनके धार्मिक स्थान पे क्यों जा रहे हैं, गुरु संत लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए। याद रखे बीजेपी के लोग, समय बदलता है, समय बदलेगा तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि इसी तरह की व्यवस्था उनके लिए होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मैंने कहा है कि जाति जनगणना के आंदोलन में आगे बढ़ें। अखिलेश यादव का ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य से पार्टी मुख्यालय में मुलाकात के बाद आया। हालांकि अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बाहर आए स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले ही साफ कर दिया था कि अखिलेश यादव उनके समर्थन में है। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कहा कि रामचरितमानस पर दिए बयान पर वो कायम है। देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का अपमान है और जो बात रखी गई जाना चाहिए कि नहीं, स्वाभाविक रूप से हटाया जाना चाहिए। क्या बोला इस पे? अखिलेश जी से क्या बात? अखिलेश जी से आप स्वयं पूछिएगा। आपकी क्या बात? हमारी जो वार्ता हुई मैंने बता दिया। मैं सच के साथ खड़ा हूँ। आज भी मैं अपने स्टैंड पर कायम। मतलब ये कि रामचरितमानस को लेकर अब तक बटी नजर आ रही समाजवादी पार्टी अब स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ी है। उधर लखनऊ में पीतांबरा देवी मंदिर में हो रहे यज्ञ में अखिलेश यादव के शिरकत करने पर हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं की ओर से काले झंडों के साथ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी पर सपा आक्रामक हो चली है। अखिलेश यादव ने इसे अपनी सुरक्षा से जोड़ दिया। बीजेपी बेरोजगारी, महंगाई का मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसलिए इस तरह के काम कर रही है। बीजेपी की सरकार ने जानबूझ करके एनएसजी हटाई मेरी। मैं आज समझ सकता हूँ कि एनएसजी क्यों हटाई, सिक्योरिटी क्यों कम की, घर क्यों छीना, आज मैं समझ सकता हूँ। कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जारी सियासी लड़ाई अब सुरक्षा तक जा पहुंची, या फिर यूं कहें कि अखिलेश यादव शूद्र और सुरक्षा के बहाने रामचरितमानस पर छिड़े संग्राम की दिशा मोड़ना चाहते हैं, तो भाजपा रामचरितमानस विवाद को आस्था से जोड़ रही है। समाजवादी पार्टी का इतिहास इसी प्रकार का रहा, चाहे भगवान राम के चरित्र को लेकर हो, भगवान रामायण से जुड़े, रामचरितमानस से जुड़े विषयों पर हो। तो ये आपत्तिजनक है। अब उन्होंने साधु संतों को शैतान, आतंकवादी और धर्माचारों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ ये स्वीकार नहीं है और इसके लिए स्वामी प्रसाद जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। रामचरितमानस पर विवाद, कभी अखिलेश यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक मंच पर नजर आने वाले ओम प्रकाश राजभर भी पीछे नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा के साथ थे तब ऐसा बयान क्यों नहीं दिया, और अब क्या भाजपा के सिंबल पर जीतने वाली अपनी सांसद बेटी का इस्तीफा दिलवाएंगे? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति शुद्ध रूप से हिंदू मुसलमान की होती है। क्या भगवान राम को त्याग देंगी? क्या वो इस्तीफा देंगी? लोकसभा से इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि लालच है ना भाई। भगवान राम के सहारे तो वहां पहुंच गई दिल्ली, अब कैसे छोड़ दें भगवान राम को? पिता को क्या नसीहत दे रही हैं? हाँ, ये नसीहत हो कि पिताजी को अपने साथ ले लें, फिर भाजपा में ज्वाइन करा लें। जाहिर है कि रामचरितमानस पर जारी राजनीतिक विवाद का बवंडर थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 24 जनवरी को आई अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अर्थव्यवस्था पर असर पहले ही दिखने लगा था, अब सियासत रफ्तार पकड़ने लगी है। अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मायावती ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने एक के बाद एक 3 ट्वीट कर भाजपा सरकार से जवाब मांगा है। मायावती के मुताबिक इस मुद्दे पर भाजपा सरकार को
संसद में। अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देश की अर्थव्यवस्था और सियासत दोनों में भूचाल लेकर आई है। अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर निगेटिव प्रभाव दिखा। कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 60,000 से नीचे आ गया। वहीं अडानी समूह की कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे, जिस पर सियासत रफ्तार पकड़ रही। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। मायावती ने ट्विटर पर लिखा, देश में पिछले 2 दिनों से गणतंत्र दिवस से ज्यादा प्रमुख अडानी उद्योग ग्रुप के संबंध में अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग की आई निगेटिव रिपोर्ट और उसका शेयर बाजार पर व्यापक बुरा प्रभाव आदि काफी चर्चाओं में है। सरकार चुप है, जबकि देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई उससे जुड़ी हुई है। मायावती ने अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर एक के बाद एक 3 ट्वीट किए और सरकार से संसद में जवाब देने को कहा। मायावती ने आगे लिखा, शेयरों में धोखाधड़ी आदि के आरोपों के बाद अडानी की संपत्ति में 22.6 अरब डॉलर की कमी व उनके विश्व रैंकिंग घटने से ज्यादा लोग इससे चिंतित हैं कि सरकार ने ग्रुप में जो भारी निवेश कर रखा है उसका क्या होगा, अर्थव्यवस्था का क्या होगा। बेचैनी व चिंता स्वाभाविक, समाधान जरूरी। संसद के 31 जनवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र के प्रारंभ में ही सरकार को इस मुद्दे पर विस्तार से स्वयं ही वक्तव्य सदन के दोनों सदनों में रखना चाहिए। अडानी ग्रुप के बहाने मायावती को भाजपा सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया है। माना जा रहा है कि मायावती अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बहाने ये संदेश देना चाहती है कि भाजपा सरकार की मानसिकता पूंजीवादी है और उसे देश के मध्यम वर्गीय परिवारों की कोई फिक्र नहीं। मायावती ने अपने ट्वीट में निवेशकों की पूंजी की चिंता के साथ खास तौर पर मिडिल क्लास का जिक्र किया है। दरअसल 24 जनवरी को पब्लिश हुई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियां भारी कर्ज में हैं। ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयर ओवर वैल्यूड है। अडानी ग्रुप ने शेयर में हेराफेरी की, अकाउंटिंग फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। अडानी ग्रुप पर लगे ये आरोप अर्थव्यवस्था को हिलाने वाले हैं, जिससे सियासत में अछूती नहीं, विपक्ष हमलावर है और सत्ता में काबिज भाजपा बोलने से बच रही है। अडानी जो वो भारत सरकार के खास आदमी हैं और हमारे सारे सरकारी बैंकों के पैसे और जितने भी हमारे खजाने हैं उसको लूटने की उनको खुली छूट दी गई। वो भविष्य में एक नया ललित मोदी बनने वाले हैं, भविष्य में एक नया विजय माल्या बनने वाले हैं। समाजवादी पार्टी की मांग होगी कि इस आदमी के ऊपर विदेश जाने पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश का गबन करके ये कभी भी भाग सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं कह सकता हूं जो ये घराने हैं, जो औद्योगिक घराने हैं, जो व्यावसायिक घराने हैं, ये अपना काम करते हैं, सरकार अपना काम करती है। सरकार जनता के हित में काम करती है और व्यावसायिक घराने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से काम करते हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उनसे सरकार का कोई लेना देना है। फिलहाल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर निराधार करार दिया है, साथ ही कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकिन अडानी ग्रुप के इस स्टैंड से शेयर मार्केट में भरोसा जागता नहीं दिख रहा और सियासत भी बेचैन हो उठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन राजनीतिक दल इंतजार करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जमीन स्तर पर पार्टी की पैठ मजबूत करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है। योगी सरकार आने वाले 2 महीने में राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन करने जा रही है, जिसकी शुरुआत 3 फरवरी को आजमगढ़ के दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से होगी। माना जा रहा है कि भाजपा रोजगार मेला के जरिए उन क्षेत्रों में अपनी पहुंच बनाना चाहती है जिन क्षेत्रों में 2022 और 2019 के लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा कमजोर रही थी। – 2024 में भगवा विजय का आजमगढ़ रूप।
विधानसभा वार रोजगार मेला, लोकसभा चुनाव में होगा खेला। दो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की चुनावी धुरी पर फरवरी के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में सियासत की चाल बढ़ने लगी है। दरअसल योगी सरकार का प्लान अगले 2 महीने में सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में रोजगार मेला आयोजित करने का है, जिसकी शुरुआत आजमगढ़ की दीदारगंज विधानसभा क्षेत्र से होगी। इस बारे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं। मार्च तक उत्तर प्रदेश की हर विधानसभाओं में रोजगार मेला लगाने का उन्होंने आदेश दिया है। 100 वो विकास खंड जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, संबंधित अधिकारियों से हमारी वार्ता हो गई है। 3 जनवरी से हम इसकी शुरुआत पूर्वांचल के आजमगढ़ जनपद से दीदारगंज विधानसभा से हम करने जा रहे हैं। योगी सरकार का सबसे ज्यादा फोकस बुंदेलखंड और पूर्वांचल पर है, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पूर्वांचल की गाजीपुर, जौनपुर, घोसी और लालगंज सीट पर हार गई थी। ऐसे में माना जा रहा कि भाजपा रोजगार मेले के जरिए जमीन पर पार्टी की पकड़ मजबूत करना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो एक बेरोजगारी की समस्या है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को आप अगर देख लें, उससे थोड़ा वहाँ एक है सुविधा, एनसीआर है और दिल्ली के करीब रहने के नाते वहाँ के नौजवानों के पास एक विकल्प होता है। लेकिन पूर्वांचल और हमारा जो बुंदेलखंड है थोड़ा इस मामले में पीछे रह जाता है, तो हम वहाँ से शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि 2 महीने के अंदर तो पूरी विधानसभाओं में ही हमको करना है। वार्षिक बजट की विभागवार समीक्षा बैठक में सीएम योगी ने रोजगार मेले के साथ ही विभागों को आवंटित धन सुनियोजित तरीके से खर्च करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के मुताबिक रोजगार मेले के जरिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा उन सभी सीटों पर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है जिन सीटों पर भाजपा 2019 के लोकसभा चुनाव में कम अंतर से हार गई थी, या फिर भाजपा की जीत का अंतर कम रहा था। इसके अलावा भाजपा उन सीटों पर भी फोकस कर रही जहां उसे अपनी पकड़ कमजोर लग रही। इसे कहीं ना कहीं मिशन 2024 से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार रोजगार को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार के ऊपर हमलावर रहता है। एक खास बात यह भी कि इन रोजगार मेलों की शुरुआत होगी आजमगढ़ से। आजमगढ़ वो सीट जो 2019 में भाजपा के हाथ से निकल गई थी, लेकिन पिछले साल हुए उपचुनाव में इस सीट पर भाजपा ने कमल तो खिलाया, लेकिन जो जीत का अंतर था वो काफी कम रहा। सरकार मेले लगाना चाहती है, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि रोजगार कहां पर है। ये जरूर किसी न किसी इवेंट कंपनी को फायदा पहुंचाने का कार्यक्रम है, क्योंकि यूपी में जब हम सदन में पूछते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कि आप एक व्हाइट पेपर जारी करो कि नौकरियां कहां हैं, अब आप ये कह रहे हैं कि आप विधानसभा में जाके पकड़ पकड़ के नौकरी देंगे। तो सवाल ये कि जब आप पकड़ के नौकरी देंगे, तो जब यूपी का युवा जब लखनऊ में आता है प्रदर्शन करने, शिक्षकों की नौकरियां मांगने, आप लाठी क्यों चला रहे हैं? मतलब ये कि सभी 80 सीटों पर जीत की तैयारी में जुटी भाजपा जमीन पर कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिससे विपक्ष के दलों को मौका मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात राजस्थान की धरती से सीएम योगी के सनातन संदेश की। सीएम योगी शुक्रवार को राजस्थान के दौरे पर थे। यहां उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है, जिस पर अब सियासत आकार ले रही है। सीएम योगी के सनातन संदेश पर राष्ट्रीय संग्राम, समर्थन में साधु संत, सियासत में घमासान। राजस्थान के जालौर में सीएम योगी के सनातन धर्म को देश का राष्ट्रीय धर्म बताने वाले बयान की राजनीति में अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। पहले सुनिए सीएम योगी ने क्या कहा था। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे मान बिंदुओं की पुनर्स्थापना हो, अगर हमारे धर्मस्थलों को अपवित्र किया गया है, उनकी पुनर्स्थापना का एक अभियान चले।
सीएम योगी के इस बयान पर लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से मुंबई तक सियासत में हलचल बढ़ गई। तभी भाजपा की सहयोगी रही शिवसेना ने सीएम योगी के बयान का समर्थन तो किया, लेकिन हिंदुत्व को लेकर भाजपा की मंशा पर सवाल भी उठा दिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का यह कहना कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है, हम इससे सहमत हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन कह कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, जो राष्ट्र धर्म को, हिंदुत्व को, सनातन को केवल चुनाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब चुनाव नजदीक आता है तब इनका हिंदुत्व जागता है, इनका राष्ट्र धर्म जागता है, अन्यथा इनको पीडीपी के साथ भी समझौता करने में परहेज नहीं होता। सीएम योगी के बयान पर यूपी में राजनीति की चाल बढ़ी हुई है। हालांकि सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क से सीएम योगी के बयान पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ कुछ भी कहने से मना कर दिया। और सनातन धर्म के मानने वाले और बहुत से धर्म हैं जिनके मानने वाले लोग मौजूद हैं। भला वो अपने धर्म की बात वो जाने, मैं अपने धर्म की बात बता सकता हूँ, लेकिन वो सनातन धर्म का क्या है और उसके उसूल क्या है, क्या चीज़ है, वो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। वहीं संत समाज ने सीएम योगी के बयान का समर्थन किया है। साधु संतों का तर्क है, सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है। बहुत ही सराहनीय कदम है माननीय मुख्यमंत्री जी का। संत समाज की ओर से हम इसका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपकी ये पहल देश के इतिहास को एक नया रूप देगी, जिससे भारत का जो पौराणिक इतिहास है वो सुनने, देखने और समझने का अवसर सबको मिलेगा। माना जा रहा है कि राजस्थान की धरती से सनातन धर्म को राष्ट्रवाद के खांचे में फिट करने की जो कोशिश सीएम योगी ने की है, वो संदेश है और संकेत भी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनावी मैदान में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात 24 जनवरी को अचानक ढह गए अलाया अपार्टमेंट की करप्शन फाइल की। सूत्रों के मुताबिक अपार्टमेंट के निर्माण से जुड़ी 8 फाइल लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय से गायब है। हालांकि इस खबर में अब तक लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने साफ साफ कुछ नहीं कहा। इस बीच अलाया अपार्टमेंट केस में तीसरे आरोपी फहद यजदान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कोशिश तेज कर दी। कौन छुपाना चाहता है आलिया अपार्टमेंट का करप्शन? किसने गायब भ्रष्टाचार की फाइल? 24 जनवरी को लखनऊ में खड़े अलाया अपार्टमेंट की बुनियाद हिली तो भ्रष्टाचार की तहों में दबा सच सामने आने लगा। और अब जो सच सामने आया है वो हैरान करने वाला है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अलाया अपार्टमेंट के निर्माण से जुड़ी फाइलें लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय से गायब हैं। ये फाइलें साल 2011 और 2012 के उस वक्त की बताई जा रही हैं जब अपार्टमेंट के निर्माण का काम चल रहा था। फिलहाल एलडीए ने 3 ऐसे इंजीनियरों को चिन्हित किया है जिन पर उस वक्त अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी थी। फाइलें गायब होने के पीछे एलडीए के कुछ अफसरों का ही हाथ बताया जा रहा है, चूंकि इसमें उनकी गर्दन भी फंस सकती है। ये फाइलें किसने और क्यों गायब की, दोषी कौन है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब एलडीए अफसरों को देना होगा। बताया जा रहा है कि एलडीए कार्यालय में अलाया अपार्टमेंट से जुड़ी 8 फाइल गायब है। खबर है कि यजदान बिल्डर ने एलडीए के कई अधिकारी और कर्मचारियों को अपार्टमेंट में फ्लैट तोहफे के रूप में दिए थे। हालांकि इस खबर पर एलडीए के अधिकारी साफ साफ बोलने से बच रहे हैं। सामने आ रहा है कि कई फाइलें भी गायब हैं उस अपार्टमेंट से जुड़ी हुई, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब जांच से संबंधित बिंदु हैं, लेकिन ये निश्चित है कि क्योंकि मानचित्र निरस्त था और मानचित्र यहाँ पर दाखिल करते समय पत्रावली में क्या क्या प्रपत्र लगाए गए थे उनको भी देखा जाना जरूरी था, तो उनसे संबंधित पत्रावलियों की भी तलाश की जा रही है। वजीर हसन रोड पर अलाया अपार्टमेंट का निर्माण 2011 में शुरू हुआ, जिसका नक्शा लखनऊ विकास प्राधिकरण से पास नहीं कराया गया था। लेकिन सवाल है फिर कैसे अपार्टमेंट का निर्माण हो गया और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। कहा जा रहा कि उस समय लखनऊ विकास प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों की आंखों पर भ्रष्टाचार का पर्दा पड़ा था। का अवैध अपार्टमेंट बनाने में एलडीए के अफसरों का भी हाथ था।
जब अपार्टमेंट ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिरा और इसकी जांच शुरू हुई, तब ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। ये पता चला कि यजदान बिल्डर ने कुछ एलडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अपार्टमेंट में फ्लैट भी दिए थे। क्या इन फ्लैट के पैसे लिए गए थे या फिर ये फ्लैट उन्हें अवैध अपार्टमेंट बनाने की इजाज़त के रूप में, तोहफे के रूप में दिए गए थे, इस बात की जांच की जा रही है। एलडीए के अफसर ये भी कहते हैं कि कुछ अफसरों को चिन्हित किया गया है जिनकी संपत्तियां भी जांची जा रही हैं। अलाया अपार्टमेंट के निर्माण पर लखनऊ विकास प्राधिकरण एक बार फिर सवालों के घेरे में है और लखनऊ विकास प्राधिकरण अलाया अपार्टमेंट के ढहने की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। बेसिकली ये जो भूखंड है जिस पर निर्माण हुआ था, ये करीब 2009-10 के आसपास का है और किसकी कितनी भूमिका रही है उसके संबंध में, क्योंकि उच्च स्तरीय समिति इस पर गठित है और वो सभी पहलुओं पर जांच कर रही है, तो निश्चित तौर पर उसमें उत्तरदायित्व की जो भी समिति की जांच में बिंदु आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। एलडीए के अधिकारी भले ही साफ साफ कुछ ना कहें, लेकिन खबर है कि कुछ अफसरों की संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच पुलिस ने अलाया अपार्टमेंट केस में दूसरे आरोपी तारिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।